बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि थ्री फेजेस किस तरह प्रोड्यूस होते हैं थ्री फेज जनरेटर में या अल्टरनेटर में। और दूसरी चीज़ हम ये बताएंगे कि थ्री फेज जो प्रोड्यूस हो जाते हैं उनके कनेक्शंस किस तरह किए जाते हैं उसकी आउटपुट लेने के लिए थ्री फेज सिस्टम में या थ्री फेज जनरेटर में। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि एक सिंगल फेज जनरेटर किस तरह काम करता है। ये हम ऑलरेडी पिछली वीडियोज़ में बता चुके हैं, जल्दी से इसको रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पर हम रिवॉल्विंग फील्ड टाइप मेथड जो है वो यूज़ करते हैं। तो स्टेटर पर हमने आर्मेचर वाइंडिंग कर दी है। तो ये वाइंडिंग का अगर सिंबल देखा जाए तो ये एक ही वाइंडिंग है, यानी कि हमने एक वायर लिया, हमने स्टेटर पर दो पोल इस तरह बना दिए कि वो आमने सामने आ जाए एक दूसरे के। तो एक ही वायर से हमने पूरी वाइंडिंग कर दी है। तो दो टर्मिनल हमें आखिर में दो सिरे मिल गए, इससे हम फेज़ और न्यूट्रल हासिल कर सकेंगे। तो रोटर पर जो है हमने वो, जैसा कि हमने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड बना दी है, यानी कि रोटर पर हमने पोल बना दिए। तो अगर ये टू पोल का रोटर है, जब ये घूमना शुरू होता है तो साउथ पोल जब कट करता है हमारी वाइंडिंग के एक साइड को, और साउथ और नॉर्थ इस तरह कट करते हैं। फिर जब ये घूम के आता है तो साउथ और नॉर्थ दूसरी डायरेक्शन में कट करते हैं। इस तरह ये 360 डिग्री पर हमारा सिंगल फेज जनरेटर में क्या होता है कि एसी सप्लाई का एक साइकिल जनरेट हो जाता है। अब ये एक साइकिल तो जनरेट हो गया। हम फ्रीक्वेंसी वाली वीडियो में इस पर डिटेल से बात कर चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी किन चीज़ों पर डिपेंड कर रही होती है। दो चीज़ों पर, एक तो मैग्नेटिक पोल्स के नंबर्स पर, यानी नंबर ऑफ पोल्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि हम कौन से पोल्स की बात कर रहे हैं। स्टेटर के पोल्स की हम बात नहीं करते कभी भी, वो मैग्नेटिक फील्ड के पोल्स की बात कर रहे हैं जो कि रोटर पर होते हैं। ये 2 पोल, 4 पोल, 6 पोल, कितने ही पोल का रोटर हो सकता है। एक तो ये चीज़ है। दूसरी, जनरेटर की स्पीड जो है वो डिपेंड कर रही होती है, फ्रीक्वेंसी जो है वो डिपेंड कर रही होती है हमारे जनरेटर की स्पीड पर, यानी कि आरपीएम पर। तो फ्रीक्वेंसी वाली वीडियो आप देख सकते हैं। अब हमें थ्री फेज प्रोड्यूस करने, तो ये चीज़ तो क्लियर है कि एक वाइंडिंग अगर हमने कर दी है तो वहाँ पर हमारे पास सिंगल फेज प्रोड्यूस होगा। तो थ्री फेज प्रोड्यूस करने के लिए हमें इसी स्टेटर पर, भले रोटर हमारा वही रहे, मैग्नेटिक फील्ड भी वही रहे, 2 पोल हो जाए 4 पोल, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि ईएमएफ जो इंड्यूस हो रही है वो हमारी स्टेटर वाइंडिंग में हो रही है, जिसको हम आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं। तो यहाँ पर हमें 3 वाइंडिंग्स को इस तरह सेटअप करना है कि हर वाइंडिंग दूसरी वाइंडिंग से 120 डिग्री के एंगल पर फिट हो जाए स्टेटर पर। तो वो किस तरह होगी, अब इसी पर हमें दो वाइंडिंग्स के जो सेटअप हैं वो लगाने हैं। बस हमने इसी स्टेटर पर दो वाइंडिंग्स और इस तरह फिट कर दिए हैं कि उनमें भी दो दो पोल लगाकर उनको आमने सामने फिट कर दिया है। तो रेड वाइंडिंग जो थी रेड फेज़ की, जिसको हम सिंगल फेज़ कह रहे थे, अब थ्री फेज़ में वो इस तरह हो जाएगी, रेड, येलो, ब्लू। ये तीनों की सीक्वेंस आ गई है। आप वाइंडिंग देख सकते हैं, सिंगल फेज़ में हमारे पास खाली एक वाइंडिंग थी, अब दो मज़ीद इजाफा हो गया है। तो रेड वाइंडिंग जो थी वो इस तरह हुई हुई थी यहाँ से यहाँ तक। दूसरे फेज़ की जो वाइंडिंग है येलो, तो हमने इस तरह की और इसके सामने ही दूसरे पोल पर करके इसके दो वायर हमें मिल गए। इसी तरह ब्लू फेज़ की वाइंडिंग हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो इसके भी दो वायर हमें आउटपुट पर मिल गए। इसकी इलेक्ट्रिकली ड्राइंग देखेंगे तो इस तरह बन जाएगी, यानी कि रेड वाइंडिंग, रेड फेज़ की वाइंडिंग, येलो फेज़ की वाइंडिंग, ब्लू फेज़ की वाइंडिंग। तो क्या साबित हुआ कि थ्री फेज़ जनरेटर में कम से कम भी जो होंगी वो 3 वाइंडिंग्स होंगी। अलबत्ता इससे ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादा होने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हमारे फेजेज़ में इजाफा हो रहा है, बल्कि वो ज़्यादा इस तरह होती हैं कि वो थ्री फेज़ ही रहते हैं, उसको हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कनेक्ट कर देते हैं। मसलन इस एक वाइंडिंग को मैं बीच में से अलग कर दूं और इनको दो हिस्सों पर मुश्तमिल कर दूं कि मैं इन दोनों को सीरीज़ में ले लूं। जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये वाइंडिंग यहाँ पर हुई हुई है, फिर यहीं से यहाँ पर, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये दो वाइंडिंग अलग अलग हैं जो कि सीरीज़ में है, लेकिन हम यहाँ पर एक ही दिखा रहे हैं। इसी तरह ये 4 भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं। तो इन द एंड हमें जो है वो थ्री फेज़ की वाइंडिंग हमेशा 3 ही मिलेंगी जो मेन वाइंडिंग होगी। अलबत्ता जो हमारे जनरेटर्स होते हैं बड़े, उनमें 6 वाइंडिंग्स होती हैं जिसके 12 वायर हमें बाहर मिल रहे होते हैं। तो उसके कनेक्शन पर तो हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम 3 वाइंडिंग्स को लेकर चलते हैं। अब हमने इसके अंदर रोटर को घुमाना शुरू कर दिया उसी तरह, ये आप देख सकते हैं। तो अब क्या होगा कि 120 डिग्री एंगल होने की वजह से हमारा जब एक वाइंडिंग को पोल काटेंगे, फिर दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे, फिर तीसरे के। अब ये साउथ काट रहा था सबको, अब ये नॉर्थ काटना शुरू हो गया उसी तरह।
ये वही प्रोसीजर होगा। अब ये नॉर्थ साउथ कटते रहेंगे, हमारे जो फेजेस हैं वो प्रोड्यूस होते रहेंगे। तो फेज जो है वो आपस में एक दूसरे से डिफ़र कर रहे होते हैं 120 डिग्री के एंगल पे, जैसा कि हमने बताया था। उसकी वजह क्या होती है, आप देख सकते हैं कि ये जो वाइंडिंग है, अगर हम इसका 120 डिग्री एंगल लें तो 90 डिग्री ऐसे बनता है, यानी यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा या यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा। तो इसका 120 डिग्री इस तरह बन रहा है, इसका 120 डिग्री इस तरह बन रहा है। यहाँ से अगर हम इस तरफ ले लें तो ये बन रहा है, और यहाँ से ले लें तो ये। तो अब इन तीनों वाइंडिंग्स को आप सामने रख दें। अगर आप इस वाइंडिंग की बात करेंगे तो इसका 120 डिग्री ये बन जाएगा, और इस तरफ 120 ये बन जाएगा। अगर आप इस वाइंडिंग की बात करेंगे तो इसका 120 डिग्री ये बन जाएगा। तो ये तीनों वाइंडिंग्स एक दूसरे से 120 डिग्री मैकेनिकली 120 डिग्री के एंगल पर फिट हुई हुई हैं, जिसकी वजह से हमारी प्रोड्यूस होने वाली सप्लाई में तीनों जो फेजेस हैं वो एक दूसरे से शिफ्ट हो रहे हैं 120 डिग्री के इलेक्ट्रिकली एंगल पर। तो यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो बस ये चीज़ ध्यान में रख लें कि ये तीन वाइंडिंग्स हमारे पास हैं, इनमें 3 फेजेस प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो बस अब हम इसको लेके आगे चलते हैं। अब हमने तीनों फेजेस के साइकिल्स को अलग अलग बना के दिखा दिया ताकि आपको मज़ीद आसान हो जाए समझना। तो सबसे पहले आप देख लें, ये रेड फेज़ है हमारा। रेड फेज़ की वाइंडिंग में जो साइकिल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो फेज़ प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो इस तरह हो रहे हैं। अब जैसा कि हमने बताया था कि ये 0 से जब शुरू होता है तो 90 डिग्री अपने मैक्सिमम पर जाता है, तो ये 90 डिग्री इसका, और 180 डिग्री पर ये दोबारा से क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये इसका 180 डिग्री यहाँ पर है। 270 डिग्री पर ये फिर अपने मैक्सिमम पर जाता है, लेकिन दूसरी डायरेक्शन में यानी नेगेटिव में। 360 डिग्री पर आके ये इसका पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो इसका 120 डिग्री कहाँ होगा, 90 और 180 के बीच में, इस जगह पर। मान लें कि ये इसका 120 है जहाँ से दूसरे फेज़ को उठना है। तो दूसरा फेज़ अब यहाँ से उठना शुरू हुआ है, आप देख सकते हैं। इसका हमने 120 डिग्री यहाँ पर ले लिया। अब ये दूसरा फेज़ इसके 120 डिग्री एंगल के बाद शुरू हुआ, और उसी तरह प्रोसेस इसका कंप्लीट हुआ। तो तीसरा फेज़ इसके 120 डिग्री यानी कि इसके 240 डिग्री। तो अगर ये 120 डिग्री था तो 240 कहाँ होगा, 180 यहाँ हो गया, 270 यहाँ हो गया। तो बस इन दोनों के बीच में यहाँ कहीं होगा। तो इसका जो 120 है, मान लें कि ये इसका 120 है, तो यहाँ पर इसका 240 बन रहा है। तो ये 240 इसका है 0 से लेकर, और ये चूँकि 120 डिग्री ऑलरेडी इसको लीड कर रहा था। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, जिस तरह करंट और वोल्टेज हमारे लीड और लैग कर रहे होते हैं इंडक्टिव और कैपेसिटिव के केस में। यहाँ पर एक फेज़ दूसरे को लीड कर रहा है, यानी कि वाई फेज़ जो है वो रेड को लीड कर रहा है। तो ये हमारा वाई फेज़ हो गया। और हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि रेड फेज़ हमारा येलो फेज़ को लैग कर रहा है। कितने डिग्री एंगल पर, 120 डिग्री। ये फिक्स है चूँकि हमारी वाइंडिंग ही इस तरह हम डिज़ाइन करते हैं। अब ये 240 डिग्री इसके और 120 डिग्री इसके एंगल पर हमारा तीसरा फेज़ शुरू होगा, जिसको हम कह रहे हैं ब्लू फेज़। तो सीक्वेंस पे तो हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, रेड येलो ब्लू ABC, लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3, कोई भी आप इसको नाम दे सकते हैं। इस तरह ये अलग अलग 120 डिग्री के एंगल से तीनों फेज़ प्रोड्यूस होते हैं। अब अगर इसको हम कंबाइन करना चाहें, इन तीनों में से हम किसी में भी कंबाइन कर सकते हैं। वो किस तरह कि अगर तो ये हमारा रेड फेज़ है तो यहीं से हम शुरू करते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि यहाँ से कभी शुरू नहीं होगा फेज़। जब रेड फेज़ यहाँ होगा तो येलो भी कहीं ना कहीं होगा, तो वो यहाँ होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक है वो। अब आगे वो इसी तरह चलेगा, यानी कि इस तरह। तो जब ये 0 था तो ये यहाँ था, जब ये 0 हुआ फिर ये यहाँ आ गया। यहाँ पर हमारा एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। तो अब इन दोनों के साथ तीसरे फेज़ का क्या रिएक्शन होगा, तीसरा फेज़ जो है वो हमारा ऑलरेडी यहाँ होगा, वो फिर यहाँ आएगा, यहाँ से होता हुआ फिर वो 240 को क्रॉस करके फिर उसी पोजीशन पर आ जाएगा। तो एक साइकिल के टाइम पीरियड के अंदर हमारे 3 फेजेस इस तरह से इंड्यूस होते हैं। अलग अलग हमने उनको बना के दिखा दिया है। अब यहीं से हम दूसरे साइकिल को ले लेते हैं कि दूसरे साइकिल में आप देख सकते हैं यही चीज़ मतलब आगे बढ़ रही है। वो किस तरह, हम ब्लैक से ही बना देते हैं। ये साइकिल यहाँ तक कंप्लीट हुआ था, फिर ये साइकिल यहाँ तक कंप्लीट होगा,
तो ये वाला जो साइकिल था वो ऐसे होकर यहाँ पर रुक गया था, तो ये फिर इसी तरह जाएगा, फिर यहीं पर रुक जाएगा। ब्लू फेज़ जो था वो ऐसे चल रहा था, तो ये यहाँ से फिर उसी प्रोसीजर को लेकर चलेगा। तो बस ये 3 फेज़ में हमारे इस तरह 3 फेज़ 120 डिग्री पर एक दूसरे से शिफ्ट होकर चल रहे हैं। तो ये तो थी हमारी 3 फेज़ वोल्टेज की प्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं कि इनके कनेक्शंस किस तरह लिए जाते हैं। अब हमने 3 फेज़ की वाइंडिंग को बड़ा करके बना दिया है। तो जैसा कि हम बता चुके हैं कि कम से कम भी हमारे पास अगर 3 फेज़ के लिए 3 वाइंडिंग्स हैं, 3 वाइंडिंग्स के सेट हैं, तो उसके टोटल कितने सिरे हमें मिल जाएंगे, 6 मिलेंगे, यानी कि हर वाइंडिंग के 2 सिरे। अब इसको हमने इस तरह नंबरिंग कर दी है, इसको नाम दे दिया है। रेड के 2 टर्मिनल्स को हमने कह दिया है R1 R2, येलो के दोनों सिरे हमारे हो गए Y1 Y2, और ब्लू फेज़ के B1 B2। बिलतरतीब ये 3 फेज़ हमारे प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो क्या हम ये 6 वायर ही आगे लेकर जाते हैं, ऐसा नहीं है। 3 फेज़ सिस्टम में हमारे पास सिर्फ 2 ही तरह के कनेक्शंस किए जाते हैं, उनको हम कहते हैं स्टार और डेल्टा। तो बस ये आप देख सकते हैं, ये इन दोनों के सिंबल हैं। स्टार इस तरह की शेप होने की वजह से इसको स्टार का नाम दिया गया है। दूसरा नाम इसका वाई भी है, वाई की शेप में होने की वजह से इसको वाई कहा जाता है। दूसरा डेल्टा है, इसको इस शेप की वजह से डेल्टा का नाम दिया गया है, इसको मैश भी कहा जाता है। तो बस इसके ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, यानी कि स्टार या वाई कनेक्शन, दूसरा डेल्टा या मैश कनेक्शन। तो इसमें आपको एक चीज़ फेमिलियर नज़र आ रही होगी, इसमें भी हमारे पास 3, ये जैसे 3 वाइंडिंग्स हैं, तो इसमें भी आप देख सकते हैं ये 3 ही लाइनें हमें नज़र आ रही हैं, डेल्टा में भी 3। तो बस ये चीज़ समझ में आ गई कि इन वाइंडिंग्स को हमें अगर इस तरह की शेप दे देंगे हम, तो ये स्टार कनेक्शन हो जाएगा। इस तरह की शेप देंगे तो ये डेल्टा हो जाएगा। वो किस तरह हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। आप देख सकते हैं कि अगर हम 3 वाइंडिंग्स को लें, इसका एक सिरा इधर और दूसरा इधर आ जाए, दूसरी वाइंडिंग को लें, इसका एक सिरा इधर और दूसरा इधर आ जाए, तीसरी वाइंडिंग को लें, इसका एक सिरा इधर और दूसरा इधर, तो ये क्या हो गया, स्टार कनेक्शन हो गया। इस तरह अगर हमें करना है तो एक वाइंडिंग को हमने लिया, इसका एक सिरा और दूसरा सिरा ऐसे हो गया, दूसरी वाइंडिंग को हमने लिया, यहाँ से जोड़कर दूसरा सिरा यहाँ हो गया, तीसरी वाइंडिंग को हमने लिया और इस तरह जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, डेल्टा। तो बस 3 फेजेज़ में हमारे पास या तो स्टार कनेक्शन होगा या डेल्टा कनेक्शन होगा, तो 6 वायर कभी भी हम यूज़ नहीं करेंगे। अब इन कनेक्शंस के बाद हमें कितने वायर मिलेंगे, आप देख सकते हैं कि इसमें तो हमारे पास एक वायर हमें यहाँ से मिल जाएगा, दूसरा यहाँ से मिल जाएगा, तीसरा यहाँ से, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो डेल्टा में हमारे पास टोटल 3 फेजेस के 3 वायर मिलेंगे। स्टार में क्या होगा, एक वायर हमें यहाँ मिलेगा, दूसरा यहाँ मिलेगा, तीसरा यहाँ मिलेगा, चौथा हमें यहाँ पर भी मिलेगा। तो बस ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम इन्हीं को लेकर आगे बढ़ते हैं। अब इसको आप नंबरिंग से समझ लें कि R1, Y1 और B1, इनको हमें इस तरह लाना है कि ये तीनों बाहर की तरफ निकल जाएं, यानी कि R1 Y1 B1, ये आप देख सकते हैं ये बाहर की तरफ है, और इनके जो दूसरे सिरे हैं तीनों वाइंडिंग्स के, यानी कि R2 Y2 और B2, ये तीनों आपस में जुड़ जाएं। तो यहाँ पर अगर हमें कहा जाए कि ये कनेक्शन कर दें, तो हम क्या करेंगे, R1 Y1 B1 को हम ऐसे ही रहने देंगे, R2 Y2 और B2 को हम क्या करेंगे, सिंपल बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक जंपर लगाकर जोड़ देंगे। तो ऐसे कनेक्शन को हम स्टार कनेक्शन कह देंगे। अब जैसा कि हमने बताया कि हमें यहाँ से 4 वायर मिलते हैं, यानी कि R1 से एक मिलेगा, Y1 से दूसरा, B1 से तीसरा, तो ये हमारे 3 फेजेज़ हो गए, R फेज़, Y फेज़, B फेज़। यहाँ से जो हमें वायर मिलेगा चौथा, इसको हम कहते हैं ये हमारा न्यूट्रल है। तो 3 फेज़ में स्टार कनेक्शन में 3 फेज़ों के साथ एक न्यूट्रल हमें मिल जाता है, यानी कि यहीं से हम लेकर इसको कह देते हैं कि ये न्यूट्रल है। तो स्टार कनेक्शन में क्या बेनिफिट है, हमें 3 फेज़ मिल रहे हैं और न्यूट्रल मिल रहा है। ये चीज़ क्लियर हो गई। डेल्टा में आ जाते हैं। डेल्टा में क्या हो रहा है कि एक फेज़ के वायर, दोनों वायर जो है वो दूसरे से मिले हुए, दूसरे के तीसरे से, ये तीनों आपस में जुड़े हुए। तो यहाँ पर ये किस तरह एप्लीकेबल होगा, तो इन्हीं वायर्स को वाइंडिंग के डेल्टा में लाने के लिए हमें क्या करना होगा, हम नंबरिंग को फॉलो करेंगे। R1 और R2 हो गए हमारे पास,
तो R2 जो है वो Y1 से मिला हुआ है, यानी कि R2 Y1 से मिला दिया हमने। Y2 जो है वो B1 से मिला हुआ है, तो Y2 को हमने B1 से मिला दिया। B2 जो है वो R1 से मिला हुआ था, यानी कि B2 जो है वो R1 से मिला दिया। तो क्या हुआ कि अगर हम R1 से शुरू करें, R1 से हमारा वायर चला B2 में, B1 से चला Y2 में, Y1 से चला R2 में, तो ये इस तरह की शेप हमारे सामने आ गई। इसको हम कहते हैं डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा में क्या होता है, हमें 3 वायर मिलेंगे R1 और B2 से, चाहे आप यहाँ से ले लें या यहाँ से हम यहीं से ले लेते हैं एक वायर। दूसरा R2 या Y1 एक ही बात है, यानी Y1 से ले लें या R2 से ले लें, ये जुड़ा हुआ है। दूसरा हम यहाँ से ले लेते हैं। तीसरा Y2 या B1 से, Y2 या B1 से, यहाँ से ले लें या यहाँ से ले लें, तो हमने यहीं से ले लिए, तो हमें 3 फेज़ मिल गए R Y B। इसमें न्यूट्रल नहीं मिला हमें। तो बस इसी वजह से हमारे जो जनरेटर्स होते हैं प्रैक्टिकली वो स्टार कनेक्शन में किए जाते हैं, क्योंकि हमें न्यूट्रल भी चाहिए होता है जनरेटर की आउटपुट से। अभी हम इसकी कैलकुलेशन पे बात नहीं कर रहे, इसमें हमारे पास और भी बेनिफिट होते हैं कि हम क्यों स्टार कनेक्शन से जनरेटर की आउटपुट लेते हैं। अलबत्ता डेल्टा से भी हम लेते हैं, लेकिन बहुत ही रेयर केसेस में होता है, नॉर्मली नहीं होता है। क्योंकि स्टार से लेकर हम किसी ऐसी मोटर को जो ऑलरेडी डेल्टा कनेक्टेड है उसको चला सकते हैं, मगर डेल्टा कनेक्शन से हमें कुछ ऐसे नुकसान आते हैं कि जनरेटर की आउटपुट हम डेल्टा की बजाय स्टार में लेते हैं। अलबत्ता डेल्टा के अपने बेनिफिट्स हैं, वो मोटर और ट्रांसफार्मर में इसका इस्तेमाल ज़्यादा है। जनरेटर के केस में भी हो सकता है, जैसा कि हमने बताया, बहुत ही रेयर केसेस, बहुत ही कम केसेस में ऐसा होता है कि वहाँ से हम डेल्टा कनेक्शन की आउटपुट लें, तो जनरेटर की आउटपुट हमेशा स्टार कनेक्शन में ली जाती है। तीनों वाइंडिंग के कनेक्शन आपको समझ में आ गए, स्टार और डेल्टा। अब थोड़ी सी चीज़ हम और कर लेते हैं इससे आगे बढ़कर। बस आखिरी चीज़ आज की वीडियो में ये समझ लें कि स्टार हो या डेल्टा कनेक्शन हो, जो वोल्टेज हमें मिलेंगे वो दो पॉइंटों पे मिलेंगे, यानी कि हमारे जो मीटर के वायर होते हैं वो दो ही हैं। तो या तो हम लगाएंगे किसी भी एक फेस पर और न्यूट्रल पर। तो मान लें कि हमने यहाँ पर और यहाँ पर वोल्टेज को मेजर कर रहे हैं, तो ऐसे वोल्टेज जो किसी एक फेज़ और न्यूट्रल के दरमियान होते हैं उसको हम कह रहे होते हैं फेज़ वोल्टेज, जिसको VP से लिखा जाता है। फेज़ वोल्टेज का क्या मतलब है, चाहे तो ये वाला फेज़ हो, चाहे तो ये वाला, चाहे तो ये वाला, इसके और इसके दरमियान, इसके और इसके दरमियान, इसके और इसके दरमियान, यानी हर फेज़ के और न्यूट्रल के दरमियान मिलने वाले वोल्टेज को हम फेज़ वोल्टेज कहते हैं। अब अगर हम वोल्टेज यहाँ से ले रहे हैं यहाँ तक, यहाँ से नहीं ले रहे, तो एक फेज़ से दूसरे फेज़ को गुजार कर इन दो फेजेस के दरमियान मिलने वाले वोल्टेज को हम कहते हैं लाइन वोल्टेज। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। किसी भी दो फेजेस के दरमियान जो वोल्टेज मिलेंगे उसको हम कहेंगे लाइन वोल्टेज, जिसको VL से लिखा जाता है। किसी भी एक फेज़ के साथ न्यूट्रल के साथ मिलने वाले वोल्टेज को हम VP लिखते हैं, यानी कि फेज़ वोल्टेज। अब ये लाइन वोल्टेज इन दो फेजेस के दरमियान भी हो सकते हैं, इन दो फेजेस के दरमियान भी, इन दो फेजेस के दरमियान भी। फेज़ वोल्टेज हमारे इस फेज़ के न्यूट्रल के साथ हो सकते हैं, इस फेज़ और न्यूट्रल के साथ, इस फेज़ और न्यूट्रल के साथ। ये चीज़ क्लियर हो गई। यही चीज़ करंट के मामले में, लाइन करंट वो होगा जो दो फेजेस के दरमियान होगा, इस तरह, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, या यहाँ से यहाँ तक। फेज़ करंट वो होगा जो एक फेज़ और न्यूट्रल के दरमियान होगा, इस तरह। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। यही चीज़ डेल्टा में, लेकिन अब डेल्टा में न्यूट्रल तो है नहीं, फिर भी हम इसको कहेंगे कि ये हमारे लाइन वोल्टेज हैं, यानी कि दो फेजेस के दरमियान जो मिल रहे हैं, क्योंकि ये फेजेस आपस में जुड़े हुए हैं। ये भी लाइन वोल्टेज हैं, ये भी लाइन वोल्टेज हैं, ये भी लाइन वोल्टेज हैं। तो फेज़ वोल्टेज क्या होंगे, तो बस यही फेज़ वोल्टेज होंगे, क्योंकि ये एक फेज़ है हमारा, तो न्यूट्रल है नहीं। तो डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज़ वोल्टेज जो है वो हमेशा बराबर होते हैं। अभी हम कैलकुलेशन पे इसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन शॉर्टली हम आपको बता रहे हैं कि डेल्टा कनेक्शन में हमेशा वोल्टेज VL बराबर होंगे VP के, यानी कि लाइन वोल्टेज बराबर होंगे हमेशा फेज़ वोल्टेज के, चूँकि इसमें कोई और रास्ता नहीं है हमारे पास। अलबत्ता स्टार में हमारे पास डिफरेंट केस होगा, फेज़ वोल्टेज अलग होंगे और लाइन वोल्टेज अलग होंगे। स्टार में हमारा लाइन करंट जो है वो, यानी कि IL बराबर होता है IP के। तो स्टार कनेक्शन में हमारा फेज़ और न्यूट्रल के दरमियान फ्लो होने वाला करंट और
फेज़ और फेज़ के दरमियान फ़्लो होने वाला करंट हमेशा बराबर होता है, लेकिन डेल्टा में ये केस अलग हो जाता है। तो बस इसकी कैलकुलेशन पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि स्टार कनेक्शन में और डेल्टा कनेक्शन में वोल्टेज और करंट की क्या क्या कैलकुलेशन है, किस तरह है लाइन वोल्टेज और फेज़ वोल्टेज की कैलकुलेशन और लाइन करंट और फेज़ करंट की कैलकुलेशन। स्टार डेल्टा पर हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बात करने जा रहे हैं। आज की वीडियो में भी हमने काफ़ी चीज़ों को कवर कर लिया है। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें। कोई भी आपका क्वेश्चन है आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।